to give my sincere thanks to PUSA ST/SC Welfare, Employee Welfare Association, Baba Saheb Ambedkar and Birsa Student Association, PUSA Graduate School Union, और डॉक्टर विश्वनाथन जी और डॉक्टर ब्रह्मानंद जी। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे ये सम्मान दिया। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए और माननीय ज्योतिबा फूले जी का। इसको एक हम सहयोगी कहेंगे कि दोनों महापुरुष इस महीने में, जो कि अप्रैल का महीना है, उसमें एक 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी ने और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था। उनके बारे में बात करना लगता है कि सूरज को दीपक दिखाना है। उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी है। लगता है हमारा जीवन जब से शुरू होता है और जब तक हमारे जीवन का अंत होता है, कहीं ना कहीं उनके विचारों से हम लोग हमेशा प्रेरित होते हैं, या उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमको एक सहारा मिलता है, जिसके द्वारा हम वो रास्ता आगे ही आगे चलते जाते हैं। मैं अपने विचारों को शुरू करने से पहले हमारे जो यंग बच्चे थे, उन्होंने कुछ शब्द कहे, वो भी बहुत इंस्पायरिंग थे। जैसे उज्जवल ने कहा कि शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नीड है, ज़रूरत है। उज्जवल, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि एजुकेशन इज लाइफ लाइन ऑफ आवर पर्सनैलिटी। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को खाना पीना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए एजुकेशन, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वही हमको एक कंप्लीटनेस देता है। अगर एजुकेशन ना हो, हमको पानी भी मिले, हवा भी मिले, जीवन भी मिले, तो हमको जीवन का सार समझ नहीं आता है। तभी बाबा साहब ने ये कहा था कि जो एजुकेशन है वो बेस है हमारी लाइफ का। बाबा साहब ने उनका जो वक्तव्य है, जो उन्होंने कहा था, उससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। उन्होंने कहा था, लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, स्वाभिमानी हूँ, मुझे खरीदा नहीं जा सकता और मेरे विचारों को बेचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि बाबा साहब ने, वो इतने एजुकेटेड थे या इतनी सारी उनके पास डिग्रियाँ थी, जो कि 32 के करीब हैं। मेरा नंबर शायद हो सकता है ठीक भी ना हो, तो उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उनका जो पर्सनालिटी है, बिकॉज ऑफ जो पैरामाउंट थिंग है, वो उनका इंटीग्रिटी है, वो उनका ऑनेस्टी है। तो जब तक हमारे काम में, मैं सब यंग बच्चों को कहना चाहती हूँ, हमारे काम में एक ऑनेस्टी नहीं आएगी, इंटीग्रिटी नहीं आएगी, तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो तो शायद वो दूसरों के लिए इतना लाभकारी नहीं हो सकता। ज्ञान जो एजुकेशन है, मैं कितना भी एजुकेशन ले लूँ, वो मेरे तक ही रहेगा, तब तक मेरे में ये इच्छा ना हो कि उस ज्ञान को मुझे आगे सब लोगों के लिए बांटना है, उनके बारे में
सोचना है। आज मैं एक चीज़ और आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि बाबा साहब को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था कि ही बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ही डिड वॉट एवर ही डिड फॉर ए ओनली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड क्लास। तो मैं आज आपके सामने ये साझा करना चाहती हूँ अपने विचार कि बाबा साहब ने एक कम्युनिटी के लिए नहीं सोचा। ही हैज़ ए होलिस्टिक व्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकली हो, सोशल हो, फिलोसफिकल हो या रिलीजियस हो। उन्होंने हर एक एंगल से भारतवर्ष को आगे ले जाने का लिए उस टाइम में सोचा जबकि हमारे पास स्वतंत्रता भी नहीं थी। वी वर नॉट एज ए फ्रीडम कंट्री एंड द पर्सन हु वर रूलर्स, द अंग्रेज हु वर रूलर्स, for them we are not a citizen, we are the subjected for them, we are just like a commodity for them. Whatever they want to extract from our country they are taking. But Dr. B.R. Ambedkar, he has a very holistic view. मैं आज आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने अपने एक भाषण में मुंबई में बोला था कि मेरी ज़िंदगी में 3 गुरु हैं और 3 गुरु उन्होंने जिसको बताया उसमें एक गुरु हैं उनके ज्योतिबा राव फुले। उन्होंने कहा था अपनी उस स्पीच में मुंबई में, जो कि उनके गुरु के बारे में है, आई हैव 3 गुरुज, एवरीवन हैज़ ए गुरु, सो डू आई एम ए सेंट, but my first, I am not a saint, sorry. First, my first and greatest guru is Buddha. My second guru is Kabir, because my father was Kabir Panthi. And my third guru is Jyotiba Phule, who taught us lesson of humanity. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी गुरु हैं ज्योतिबा फुले, जिनका कि हम आज जन्मदिन यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ज्योतिबा फुले जी ने जो अपने जीवन में किया उसको खाली उन्होंने बोला ही नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कहा शिक्षा एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, एक स्त्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये उसने जब अपने कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया, जब उन्होंने इस कार्य को शुरू किया, तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी जो कि सावित्री राव फुले थी, उन्होंने उसको अपना बराबर का हक दिया कि वो भी उनके सोशल प्रोग्राम में उतना ही कंट्रीब्यूशन करेंगी जो कि वो करेंगे। जो सावित्री बाई फुले ने कहा कि उन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली वो उन्होंने ज्योतिबा फुले से स्टार्ट करी। उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, जो कि उन्होंने अपनी शादी के बाद शुरू किया था। शी क्लियर्ड 3rd and 4th year examination from a normal school and become passionate about teaching. She took training at फरा इंस्टीट्यूशन। उन्होंने एक फरा इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि उनको ज्योतिबा फुले से एजुकेशन फर्स्ट गुरु उनके वो थे। तो हमने ये देखा कि जो ज्योतिबा फुले जी थे, उन्होंने स्त्री के एजुकेशन के लिए कहा तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर से शुरुआत करी। तो ये आज के दिन में बहुत ज़रूरत है कि हमारे घर में जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं हमारी, या हमारी पत्नी भी, जो उनके लिए मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि अगर एक स्त्री घर में शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार का डेवलपमेंट होता है। अगर वही पुरुष अगर पढ़ाई करे तो शायद लगता है कि वो कर्म क्षेत्र तक ही वो सीमित रह जाता है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब स्त्री एक पढ़ लिख के शिक्षित होती है,
या अपने वो कार्य क्षेत्र में जाती है तो वो कहीं भी अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ती है। उसके साथ वो दोनों पैरेलल चलते हैं, एक साथ चलते हैं। शायद लगता है ईश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी है कि दोनों ही कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हुए वो आगे निकलती है। तो जो सावित्रीबाई फुले था उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि ज्योतिबा फुले जी का है। उन्होंने भी वुमेन एजुकेशन के लिए कार्य किया। उन्होंने भी कास्ट के लिए, जो कि एक हमारे सामाजिक ढांचे की हम उसको एक बुराई कह सकते हैं, और जब हमारे पास बुराई होती है तो हम सबको उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने वही कार्य किया कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करके। उस टाइम में उसकी ज़रूरत थी। आज फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, जो कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आत्मा है हमारे संविधान की, और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन या पर्सन के लिए नहीं है। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने थे जिन्होंने वो सोचा कि हर एक पर्सन का एक ही मत का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके अंदर के हमारा इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो उसमें जो था, उस टाइम में बहुत सारे देश ऐसे थे जहां महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 से 26 जनवरी से लागू हो गया था, उसके द्वारा हर एक व्यक्ति को एक ही अधिकार था उसके मत का, वो पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी, उसका मत का एक ही अधिकार था। और ये एक बहुत बड़ा वेपन था हमारे हाथ में। अब जहाँ पर वेपन की बात आई तो मैं सुशांत के बारे में बात करना चाहूँगी। सुशांत ने कहा था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेपन है अगेंस्ट इनइक्वालिटी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी सुशांत को। सुशांत, ये एक वेपन नहीं है, ये एक शील्ड है। शील्ड क्या करती है? हमको कवर करती है, सो अदर पर्सन कुडंट अटैक अस। वेपन से क्या करते हैं? हम अटैक करते हैं दूसरे पे। लेकिन अगर वी यूज एज दैट एजुकेशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन एज ए शील्ड, तो वो एक कवच देता है मेरे को कि नोबडी कैन अटैक मी विद एनी वेपन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक दिस कि वी आर ऑल एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द आउटसाइड, कि कोई हमको अटैक करेगा तो हमें राइट है हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि जो हमारा रिट्स का प्रोविज़न है वो इतना हाईली हमको प्रोटेक्ट करता है कि इमिडिएटली जरा सा किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, इमिडिएटली आई हैव अ राइट टू फाइल ए रिट पटिशन। जो रिट का है, जो आर्टिकल 32 है, 226 है, ये एक हाईली प्रोटेक्टेड आइकन से ऐसा कवच उन्होंने हर एक सिटीजन को दिया है कि वो हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होता है। अब हमारे पास चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मान सम्मान का जो मिशन है वो हमको यहाँ दिया गया था। तो मैं ये कहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कम्युनिटी को नहीं दिया, वो उसने भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को दिया है। आज हमारे पास जो भी व्यक्ति है, अभी आप देखिए, अभी हमने 10% रिजर्वेशन का दिया जो कि जनरल कम्युनिटी के लिए है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वक्त की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। अभी तक प्रोविज़न था रिजर्वेशन के लिए ओनली SC, ST एंड OBC, लेकिन फिर सरकार को ज़रूरत लगी कि नहीं, अभी हमें एक ऐसे समुदाय के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है जिसको कि हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं, कि जिसको अगर कोई प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है तो वो दी जाए।
तो वो 10% हमने रिजर्वेशन उस कम्युनिटी के लिए रखा है जो कि जनरल कम्युनिटी से लिए, वो कोई SC ST कोई लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन उनको ज़रूरत है क्योंकि दे आर इकोनॉमिकली नॉट सो साउंड, उनका इकोनॉमिकली उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, सो दैट दे आर एबल टू गेट एजुकेशन। तो इसीलिए हमने 10% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए भी रखा। तो ये एक ज़रूरत है, बाबा साहब ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया दैट इज़ द लाइव डॉक्यूमेंट, कि उसमें जैसे भी हमारी ज़रूरत बनती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जैसे कहा कि उनको ये ज्ञान या जो उन्होंने अपने गुरु माने, ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु माना, जहाँ से उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करी जो कि हर एक कम्युनिटी के लिए थी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उनका कि उन्होंने जो ही वॉज नॉट ओनली सोशल रिफॉर्मर, इसके लिए मेरा ब्रह्मानंद जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली उनके बाबा साहब के बारे में जो कि हमारी एक होलिस्टिक इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कंट्री थी। उनका विजन उस टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग था जो कि आज के टाइम में भी हम उन्हीं प्रिंसिपल को लेके काम कर रहे हैं। When we are facing some problem, we try to go through his studies कि ही विजन दैट प्रॉब्लम कि उस टाइम में मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी, एंड यू वर सरप्राइज व्हेन ही रीडिंग अबाउट हिज थॉट कि ही वाज गिविंग यू सॉल्यूशन आल्सो, कि उस समस्या से आप बाहर कैसे आ सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू परसुएड PhD इन इकोनॉमिक फ्रॉम अब्रॉड। उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान के, उनके पास की जो कंडीशन है एवरीबडी इज अवेयर, इन व्हाट कंडीशन ही गॉट द एजुकेशन। उस कंडीशंस को, उस सप्रेशन को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने वो चैलेंजेस लिए, वो उस परेशानी से वहीं पर बैठ नहीं गए, उन्होंने दे एक्सेप्टेड द चैलेंजेस एंड दे गो अहेड। तो ही वॉज आल्सो नॉट फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम द सदर्न एशिया। वो सदर्न एशिया से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की डबल डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। With such a strong background in economic, still Baba Sahab contribute in the field of economic are not so popular. उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि उनका एस्पेक्ट सिर्फ एक समाज सुधारक के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, और वो समाज सुधारक भी खाली एक कम्युनिटी के लिए, लेकिन वो एक सच्चाई नहीं है। उनके जो कंट्रीब्यूशन था, उनके लाइफ का जो एस्पेक्ट था वो सामने नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपना इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए प्रोफेसर A.K. सेन ने कहा था, अंबेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। ही इज फैक्चुअल सेलिब्रेटेड चैंपियन ऑफ द डिसएडवांटेज। He deserves additional than what he has actively today. He contributed in the field of economic, is splendid and will be remarkable forever. अंबेडकर ने भी उस टाइम में देखो इकोनॉमी के लिए, जब हमारी कंडीशन नहीं थी, वी आर द ओनली एग्रीकल्चर कंट्री, हम एग्रीकल्चर से बाहर सोच ही नहीं सकते थे। उस टाइम में अंबेडकर जी ने हमारे देश को एक इकोनॉमिकली सॉलिड कंट्री की तरह सोचा। उन्होंने कहा, इकोनॉमिक इन पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट सिंपली मीन ए लो लेवल ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, बट इट इज ए क्लेवर यूज ऑफ फाइनेंसेस सो दैट एवरी पैसा फेच द मोस्ट बेनिफिट। Those in charge of the public fund must strive to evaluate alternative method of achieving the object
and see it that leakage do not occur. तो उन्होंने इकोनॉमिक में कहा कि जो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिकली, जो हमको चार्ज दिया गया है, तो उसमें इकोनॉमिक क्या होता है कि हमारा पैसा का सही इस्तेमाल हो। तो बाबा साहब ने उस टाइम में अपना विजन दिया कि उस पैसे का जो लीकेज होता है हमको उसको बंद करना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। अब हम उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि ब्रह्मानंद जी ने पहले से ही बोला है, तो मैं उसको एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइव करती हूँ। तो वो था हमारा फाइनेंस कमीशन, जो कि बाबा साहब का एक विजन था कि अगर एक हमारे पास फाइनेंस कमीशन आएगा तो दे विल ड्रॉ ए फ्रेमवर्क अंडर विच we try to start working, because when we don't have an infrastructure, so we are not able to start our working. So first of all, just like a principal legislation which is enacted by the parliament, but parliament has no time, they will try to give every bit of the thing how it has to be executed, how this policy which is given under the Principal Act has to be implemented. I will share that I was also associated with the drafting of the right of information. When this right of information was drafted, I was very thrilled that time. I was excited because I also faced so many problems when the government or the state government or the central government, they don't try to share how they have taken decision. And you know, when Right to Information Act came into force, it has given one another name, that is the freedom of information. This name was changed. Why this name is changed? When we give a freedom, then it is not become so mandatory. There is some space for flexibility. But when you just change freedom from the right, that it becomes something very protective. Then it becomes a mandatory. Nobody can deny that right. So that name was changed just from the freedom, then with name is changed as the right. So that is the big contribution which we are getting from day to day. And that philosophy is given by Dr. B.R. Ambedkar. So just like we are coming on the commission, he has given the broad outline how this will be worked for the company, for our country policies. Now the concept of Reserve Bank of India, as he has already shared, Dr. Brahmanand ji, वो कॉन्सेप्ट वो उस टाइम में आना अपने आप में एक बहुत रेवोल्यूशनरी थॉट था कि जब हमारी कंट्री में कुछ था ही ना, वी आर द ग्रीन कंट्री, अंग्रेज हु आर हियर नोट फॉर द आवर बेनिफिट, दे वांट बेनिफिट देयर ओन कंट्री, वॉट एवर रिसोर्सेज दे आर एक्सप्लॉइटिंग, बट ही हैड दैट थॉट वी विल कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, where he argued for the establishment of the central banking system for India. He argued that thing. He views heavily influenced the Commission's recommendation, which formed the basis for RBI Act of 1934. He is the statute that established Reserve Bank of India. आप देखिएगा कि 34 से आज हम कहाँ बैठे हैं, अराउंड 90 ईयर कंप्लीट हो रहे, लेकिन आज रिजर्व बैंक वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि कल इस्टेब्लिश किया है। कल की ज़रूरत है। हमारी इकोनॉमिक आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम हर एक फील्ड में वी आर द ट्राई टू बिकम नंबर 1, वो इंडस्ट्री हो, वो स्पेस हो, हमारा बैंकिंग हो, कितने सारे बैंक, नेशनल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, बट सब आर रेगुलेटेड बाय द सिंगल RBI. नाउ वी विल कम टू द लेबर रिफॉर्म। जैसे कि उनको कहा गया है कि वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं थे, ऐसा नहीं है। लेबर जो रिफॉर्म है वो एक होलिस्टिक व्यू है। वो लेबर रिफॉर्म जो शुरू हुए थे वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के परसुएशन से शुरू हुए थे
इवन बिफोर होल्डिंग एन ऑफिशियल पोजीशन, वो जब लॉ मिनिस्टर बने थे या लेबर मिनिस्टर बने थे, उससे पहले भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एडवोकेटेड फॉर द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. He formed this independent labor party for the purpose of only benefit of labor class. After that, when he became a labor ministry in the Viceroy Executive Council, he played a pivotal role in labor reform. उसके बाद उनका एक और कॉन्सेप्ट था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि बाबा साहब ने उसके लिए भी काम करने, उनका विजन था, जबकि एम्प्लॉयमेंट इतना था भी नहीं, खाली एग्रीकल्चर था हमारे पास, या कुछ जो अंग्रेज जो थे उनके ऑफिसेस थे, उसमें भी बहुत लिमिटेड लोग थे और वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे. दे आर द जस्ट फ्रॉम वेरी लोअर स्टेटा एंड मोस्ट फोकस उनका था पुलिस के ऊपर, जो कि सो दैट दे आर एबल टू रूल आवर कंट्री. But that is the employment which exchange he tried to establishment as a labor in the labor department, which was not in the after this independence. Even in the Viceroy Executive Council, he started this concept of the employment exchange. उसके बाद हम उनके उस पे आते हैं जो कि है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया. Dr. B. R. Ambedkar as a member of the Viceroy Executive Council with portfolio including labor, irrigation and power, जो कि सब लोगों को मालूम है कि पावर जो वाटर कमीशन है, जो कि दामोदर वैली कमीशन है, वो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. अब मैं यहाँ पर एक अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आई विल ट्राई टू शेयर. इसमें अभी क्या हुआ, एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन के जो चेयरपर्सन थे, ही केम विद सम प्रपोजल विच आई हैव टू बी शेयर विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ही वांट सम चेंजेस. ही वांट के ही शुड गो बियॉन्ड द वॉट एवर गिवन इन द अंडर द पैरामीटर ऑफ द लेजिस्लेटिव concept of that particular act. Then I suggested कि you have this power, you cannot go beyond that one. Then he tried to influence other side. They came through the Ministry of Power. The Ministry of Power, high up, we are sitting together, they are trying to, no, our constitution is supreme, our act of parliament which are drafted by the parliament, it has to be supreme. You have to be work within under that parameter. You cannot go beyond that one. If you want some more power, then again you have to be go to the parliament. Then I am very happy that after that the Damodar Valley Corporation chairperson, he dropped that their proposal. So these are the things which we learn from the life of Dr. B.R. Ambedkar. तभी उन्होंने कहा कि मैं शीलवान हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, दैट्स वाई आई एम एबल टू बी एस्टैब्लिश इज सच ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. Dr. B.R. Ambedkar is not only a person, he is the complete institution. From the every phase of his life, we learn so many things. बाबा साहब ने उसी टाइम में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सोचा था, जबकि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी थे, हमारे पास कुछ इंडस्ट्री थी नहीं. आज मैं यहाँ पर IRI के इस कैंपस में खड़ी हूँ. मैं साइंटिस्ट का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए इतना कर रहे हैं, शायद उन्हीं की वजह से हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या अपने टाइम पे 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं. नहीं तो 1970s में we are not able to feed our all population. We have to be import all that little things. Even the I think butter we are also imported.
So these are the things. So I am very thankful to scientists and all the officers and the officials of IRI, and they are able to feed whole population of this country. Not this country, they are making contribution. आजकल हमारा जो है vegetables, fruits, आजकल हमारा डिमांड और कंट्रीज में दे आर डिमांडिंग. इवन तो यूएस में भी हमारे बहुत सारे फ्रूट्स का डिमांड है, जो कि हमने अपनी कल्टीवेशन है, जो कि सीड्स में है, जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसका सारा क्रेडिट हमारे साइंटिस्ट को जाता है. तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ICR इज़ माई फर्स्ट कर्म भूमि. I joined ICR in 29th May 1992. I joined ICR. I visited this campus also in 1993, when this concept of computer was very new in our country. तो I got a training in the computer. आज तो हर एक बच्चे के हाथ में कंप्यूटर के मोबाइल सब कुछ उनके हाथ में है. तो दैट वाज द न्यू थिंग. और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो लॉ है, जो कानून है, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है. आज हम सबको इस कानून की ज़रूरत है. तो मेरा ये आप सबको एक सुझाव रहेगा कि उसके बारे में जानें. हम जब हमारे पास कोई इशू आता है, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द लॉ एग्जिस्टिंग ऑन दैट थिंग. So that is not essential. Every moment from the very beginning, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो हमारे पास एक लॉ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, व्हेन उसका जब जन्म होता है तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि एक हमारा उसी हॉस्पिटल से डाटा हमारा चला जाता है MCD के पास. तो फ्रॉम दैट एंगल, फ्रॉम जैसे ही फिर हम सड़क पे जाते हैं तो हमको कोई ट्रैफिक वाला रोक लेता है, तो हमको लगता है कि अरे इसने क्यों रोक लिया. तो वहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट आ जाता है. तुमने कोई राइट लाइट जंप की होगा, तुमने कोई स्पीड की लिमिट ब्रेक करी होगी. तो इस तरह से हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो हर एक हमारे जो है ज़िंदगी के हर एक जो पहलू हैं, हर एक जो स्टेजेज हैं, उनको उन्होंने बांध के रखा हुआ है. तो उसके अंदर हमको लॉ को देखते हुए अपना प्रोग्रेस करना है लाइफ में. जैसे कि डॉक्टर विश्वनाथन जी ने बताया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें आर्टिकल 21A का इंसर्टेड किया गया था. वो 21 जो आर्टिकल था, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइट दिया गया, जो कि बाबा साहब ने कहा था, एजुकेशन इज बेस ऑफ एवरीबॉडी प्रोग्रेस. अगर हमारे पास शिक्षा है तो शिक्षा के द्वारा हम वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो कि एक इंसान की डिजायर होती है. कोई भी पोजीशन हम प्राप्त कर सकते हैं. उस पोजीशन से हमें धन की प्राप्ति भी हो सकती है. तो उस टाइम में जब ये आर्टिकल 21A 2002 में ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही, जो कि बाबा साहब का बनाया हुआ था, और जो वो उनका एक सपना था, सभी शिक्षित होंगे. तो वो जो सपना था, वो शायद कहीं इस आर्टिकल 21 का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कि हर एक सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल की आयु वर्ग का है, उसके लिए कंपलसरी होगा एजुकेशन देना. तो इस तरह से जो उनका एक पहला सपना था कि एजुकेशन सभी के लिए होना चाहिए, वो उनका क्रूशल जो सपना वो पूरा हुआ. तो आज मैं अपने वाणी को यहीं आराम दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन आप सबका टाइम है. तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो शिक्षा है, जो बाबा साहब का सपना था, आज सबके वो प्राप्त है, लेकिन उस शिक्षा का हमको इस्तेमाल खाली अपने लिए नहीं करना है, समाज के हर एक वर्ग के लिए करना है.
अगर हर एक व्यक्ति अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबके लिए करेगा तो शायद हम लोग अपने देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हमारा देश भारतवर्ष एक बहुमुखी प्रतिभा वाला है, जिसमें हर एक वर्ग के लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं। और बाबा साहब ने तभी हमको एक सेक्युलर बनाया था। उन्होंने यह देश किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया था, ये भी वो उनकी बहुत बड़ी सोच थी। आज आप देख रहे हैं कि भारत में ही नहीं, हर एक विश्व के हर एक देश में जो मेन मतभेद का कारण है या वार का कारण है, उसमें कहीं ना कहीं एक धर्म वाला एलिमेंट आ जाता है। अगर हम इस एलिमिनेट कर दे धर्म के एलिमेंट को, तो शायद उसका देश का विकास ही कुछ दूसरा होगा। तो हमको बाबा साहब का जो सोच था वो एक बहुमुखी विकास था, एक व्यक्तित्व का, हर एक व्यक्ति का। एजुकेशन हमने शुरू में ले ली, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरों के लिए करेंगे। आज जो एजुकेशन था, शायद इसीलिए आज भारतवर्ष में 93.49% हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है, जो कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक 100% भी हम लोग अचीव कर लें। तो बाबा साहब को जो शिक्षित रहने का जो एक मेन उनका वेपन जिसको कह सकते हैं कि हमको अपने हाथ में लेके चलना है और अपने आप को शील्ड लेनी है एजुकेशन की, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लैडर, जो उस सीढ़ी पर हम चढ़ते चढ़ते अपना एक बहुमुखी विकास कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूसा इंस्टीट्यूट का, विश्वनाथन सर का, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और आप सबने मेरे को इतना शांति से सुना, तो शायद सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आप लोगों का है। और मैं आप लोगों से ये कामना करती हूँ कि बाबा साहब का जो लेगेसी है और महात्मा ज्योतिबा का जो फुले का जो लेगेसी है, अगर आप इतने सब लोग उसको आगे लेके चलेंगे तो हमारे भारतवर्ष का एक नया ही रूप हमको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for the enlightening words. The hand that rocks the cradle rules the world. Definitely, the vision of women's education by Dr. Ambedkar wasn't wrong, as is evident from ma'am's journey and contribution. Now, I would like to request Dr. M.C. Singh sir to please felicitate Dr. Ramanand sir.